हेलो जी। तो स्टार्ट करते हैं द लास्ट इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 29 यानी कि 29। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जो होती है इन वो आ रही होती है बड़ा ही टसन में, और यहाँ पे जो होता है फेंगमिंग आता है और फेंगमिंग कहता है कि आपने जो कुछ भी लिंगफेंग के साथ किया ना उसने पूरे तीनों लोग में फैला दिया, और हाँ मैंने इस मामले को तो सुलझा लिया लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब किसी के साथ ऐसे मारपीट करना ये सही नहीं है। वो कहते कि अच्छा तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कहता है कि नहीं माफ़ कीजिए मुझे आपको सिखाना नहीं है, लेकिन हाँ और एक बात और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी शादी जो है वो भगवान के साथ तय की गई थी, आपने वो शादी वादी तोड़ दी और आपको पता है इसके वजह से कितनी सारी बदनामी हो रही है। तो जो फर्स्ट रो में जो परी लोग आते हैं ना, परी लोगों से बहुत सारे लोग जो है ना आपके लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं आपकी शादी के लिए। वो कहते देखो भाई अभी हमें शादी वादी करनी नहीं है, अगर करनी है तुम्हें ना तो तुम कर लो, हम इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है कि लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपको पता है ना कि हमारे वुटोंग द्वीप के लिए ये सही है, वुटोंग द्वीप पर इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं तो आप अभी नहीं करेंगी तो कब करेंगी। वो कहती है कि अच्छा तो तुम वुटोंग द्वीप के लिए ये शादी करवा रहे हो। देखो हमारा जो वुटोंग द्वीप का रिश्ता है ना, मतलब वुटोंग द्वीप को आगे बढ़ाने के लिए ना लोगों की हमारे लोगों में शक्तियों की जरूरत है। ऐसे शादी वादी करा के शक्तियां नहीं बढ़ाई जाती, हम लोग अपनी शक्तियां बढ़ाएं तो सही है। और हाँ वैसे भी अगर तुम्हें इंटरेस्ट है ना तो तुम आओ तो तुम बात करो, लेकिन मुझे शादी वादी तो नहीं करनी है, और अगर मुझे शादी करनी भी होगी ना तो मैं किसी बड़े लोक में नहीं जाऊंगी, 3 लोग के स्वामी से नहीं करूंगी। हाँ कोई छोटा मोटा भी होगा ना तो चलेगा, वैसा इंसान होना चाहिए जो मुझे पसंद है। वैसे मैं किसी परी के लिए या किसी भगवान से शादी वादी नहीं करने वाली हूँ, मेरा शादी करने का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो ठीक है। बहुत कुछ सुनाती है और वहां से चली जाती है। इन जाकर अपनी सीट पे बैठी होती है, तभी उससे मिलने के लिए वुगुई आते हैं और वुगुई कहते हैं कि तुम्हारा टेम्पर अभी भी नहीं बदला। इन याद करती है कि उस वक्त जब वो आत्मा की सार को ढूंढ रही थी उस वक्त वुगुई उससे मिले थे और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर, तो वो कहती है कि क्या आप मुझे जानते हैं। तो वुगुई बताते हैं कि तुम्हारे अंदर उसका आत्मा का एक सार है, जिसकी वजह से इन जाकर उन्हें मिलती है और प्रणाम करती है। कहती है कि आपने मुझे उसी वक्त पहचान लिया था है ना। वो कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें उस वक्त पहचान लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें उस वक्त इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा भाग्य कुछ अलग होगा, चेंज होगा, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा भाग्य जो है ना वो तुम निर्धारित करो तो ज़्यादा सही रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुजिंग वहाँ पे आ रहा होता है उससे बात करने के लिए कि इन तुमने वो जादू का इस्तेमाल कैसे किया। तो वुगुई उसको बोलने जाते हैं लेकिन इन उन्हें इशारा करके मना कर देती है और वुगुई नहीं बोलते। गुजिंग जाता है और कहता है कि वुगुई आप यहाँ पे उन्हें प्रणाम करता है, जिसके बाद से इन से कहता है कि वैसे इन तुमने वो जादू, वो कहती है कि देखो मैंने जो कुछ भी आपसे बात करनी थी ना वो कुछ सारी बातें मैंने आपसे पहले बता दिया, और यहाँ पे बुजुर्ग वुगुई आए हैं तो मुझे उनसे बात करनी है, तो तुम बीच में ना आओ तो ही सही है। और वुगुई को लेकर साइड में चली जाती है बात करने के लिए। वुगुई से ढेर सारी बातें करती है बहुत सारी। तो वो कहते हैं कि देखो तुम अभी इसका मतलब जो गॉड है उन्हें तुमने नहीं बताया है कि तुम इन हो है ना। वो कहती है कि देखिए मैं उसे इन क्यों बताऊं कि मैं इन हूँ, वैसे भी इन थी और जो मैं हूँ मैं फेंगिन हूँ। फेंगिन है और इन है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। वो कहते हैं कि हाँ देखो शरीर तो बदल जाता है लेकिन आत्मा तो वही रहती है ना, तुम्हें तो सब कुछ याद है। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, लेकिन उस जन्म में मतलब जब मैं इन थी तो मेरे साथ कितना कुछ बुरा प्रभाव हुआ, मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ, लोगों ने कितना कुछ कहा मुझे, और उस समय तो इसे भी इन्हें मतलब गॉड को भी तो मुझ पर भरोसा रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर भरोसा नहीं रखा, और क्या कुछ मतलब प्रॉब्लम हुई, थोड़ी बहुत चीजें जो होती है वो बता रही होती है वुगुई को। वुगुई कहता है कि देखो वो सब भाग्य पे निर्धारित होता है। हाँ उस वक्त तुम्हारा भाग्य था ऐसा कि तुम जो दाजी पर्वत है दाजी पर्वत पे जाओ, उसका नष्ट होना वगैरह वगैरह, ये सब भाग्य से लिखा जोखा था, इसमें देवता की भी कोई गलती नहीं है। मतलब उन्होंने तो बहुत सारी चीजें की वगैरह वगैरह, मतलब थोड़ी बहुत बातें होती है। उसके बाद से वो कहता है कि ठीक है, वो ये कहता है कि ठीक है अब मैं तुमसे बस मिलना चाहता था, मैं चाहता कि मैं तुमसे मिलूं क्योंकि तुम्हारी आत्मा का एक साल मेरे, यानी मैं एक पेड़ हूं ना, तो मेरे पेड़ के अंदर भी तो तुम्हारी आत्मा का एक साल पला बढ़ाया है, तो इसीलिए मैं चाहता था कि मैं तुमसे मिलूं, तो मैं तुमसे मिलने चला आया और मैं चलता हूँ। और हाँ मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा, और जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम देवता गुजिंग को सारी चीजें बता चुकी हो, मतलब सब कुछ ठीक हो गया हो। और वुगुई वहां से चले जाते हैं। वहीं खड़े खड़े कर सोच रही होती है, जिसके बाद से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इन जो है अपना काम वाम कर रही होती है, तो एक नौकरानी उसके लिए कुछ खाने को लेकर आती है। इन खाती है और कहती है कि आज का खाना काफ़ी टेस्टी है, मतलब तो नौकरानी जो बोलती है कहती है कि माफ़ कीजिएगा ये जो खाना है ना वो भगवान को जिन ने बनाया है, आपको पसंद आया, ये बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद से वो फिर बातों को टाल देती है और कहती है कि अच्छा एक काम करो, आज ना मैं काफ़ी समय तक काम कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी मतलब धूपदानी है ना वो काफ़ी अच्छा है, तो एक काम करो वो चेंज करने में मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, मतलब वो चेंज करवा दो। वो कहती है कि वो जो धूपदानी है ना वो भी भगवान गुजिन ने ही तैयार की है। तो वो नौकरानी कहती है कि मुझे लगता है कि शायद उनसे अच्छा ख्याल तो हम लोग आपका रख ही नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ें इन सुनती है ना तो उसे याद आता है गुजिंग का। गुजिंग जो है उसके साथ कैसे कितने अच्छे से व्यवहार किया करता था, कैसे ये दोनों खुश रहा करते थे। गुजिंग के साथ इन बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करती थी, कैसे मस्ती किया करती थी, कैसे दोनों लोग एक आसमान के नीचे बैठे रहते थे और वो सितारों से प्रार्थना करती थी। मतलब ये सारी बातें याद करती है और याद करती है कि कैसे अपने बहन को बचाने के लिए उसने जनसंलग्न जानवरों को रक्षित करने वाले पहाड़ यानी क्लाउड माउंटेन को ढूंढा था, और उससे अपने बहन को संभालना चाहती थी ताकि वो बड़ी हो
जाए और इंसानी रूप में परिवर्तित हो जाए। ये सारी चीज़ें याद करती है और फिर ये चीज़ याद करती है कि गुजिंग देवता ने कैसे उसकी एक भी बात नहीं मानी, उस पर विश्वास नहीं किया और उसको उसके क्लाउड माउंटेन को नष्ट करने के लिए अपने तलवार को आदेश दे दिया था और उसके तलवार ने उसके क्लाउड माउंटेन को नष्ट कर दिया था। इस समय इन बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तभी इनकी नींद खुलती है। मतलब देखा जाए तो ये इन जो है ना, यहाँ पे ये सारी चीज़ें सपने में देख रही होती है कि कैसे उसके साथ उसको कष्ट हुआ था। जिसके बाद से वो क्लाउड माउंटेन पे जाती है और वहाँ पे सब कुछ नष्ट हो गया होता है। जब वहाँ पे जाकर इधर उधर देख ही रही होती है, तभी अंदर से कोई लड़की बाहर आती है और ये आयु होती है। आयु कहती है कि सिस्टर आप कौन है? तो वो बोलती है कि मैं। और तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मैं तो इस जगह की मालिक हूँ। सिस्टर मेरे पास कुछ फल है, क्या आप ये फल खाओगी? आयु लेकर ये इन के पास आ रही होती है। तो इन उस फल को देख रही होती है, उस लड़की को देख रही होती है, तभी कोई जादुई शक्ति उसके ऊपर हमला करने जाता है। तो इन जो होती है वो बचा लेती है आयु को और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? आयु इन को थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो वो जो आयु होती है वो उसके चोट को ठीक कर देती है। ये चोट को ठीक करना देखकर वो कहती है कि तुम जनसंलग्न जानवर हो, है ना? तो वो तुरंत डर जाती है आयु और अपने भाई गुजिंग को बुलाने लगती है। गुजिंग देवता बाहर आते हैं, कहते हैं कि फिनिक्स राजकुमारी महारानी आप यहाँ पे? तो वो कहती है कि ये जनसंलग्न जानवर है ना, मैंने सुना था हजारों वर्ष पहले इस पर्वत को यानी क्लाउड माउंटेन को नष्ट कर दिया गया था, इसको रक्षित करने वाला पानी भी नहीं था, तो आखिर इसके अंडे को कैसे सिया जा सकता है? कैसे इसमें से ये मतलब लड़की पैदा हो सकती है? तो गुजिंग कहता है कि आप तो अभी अभी पैदा हुए हैं, तो आप इन सब के बारे में कैसे जानते हैं? यीन कहती है कि नहीं, मैं इन सब बारे में नहीं जानती, मैं बस उत्सुक हूँ जानने के लिए। यीन कहती है क्या तुम्हें पता है यहाँ पे आयु सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी किसी राक्षस ने, किसी शैतान ने उसके ऊपर हमला किया था। गुजिंग कहता है कि ये किसी शैतान का औरा नहीं है, औरा तो किसी दिव्य देव का लगता है। वो कहती है कि ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसे तलवार है, मैं स्वर्ग लोक के शस्त्रगाह को जानती हूँ और वहाँ पे एक तलवार है फुचिंग, और फुचिंग तलवार की मदद से हम इस औरे के मालिक तक पहुँच सकते हैं। मतलब जिसने यहाँ पर हमला करने की कोशिश की है उसके मालिक तक हम लोग पहुँच सकते हैं। गुजिंग कहता है कि वैसे फिनिक्स की राजकुमारी, मुझे नहीं लगा था कि आपको इतना सब कुछ के बारे में ज्ञान होगा, आपको इतना सब ज्ञान कैसे? इन कहती है कि मैं तो दरअसल बस कुछ ऐतिहासिक किताबें पढ़ती रहती ना, इसलिए मुझे पता है। उसके बाद से आयु से कहती है कि आयु तुम बहुत प्यारी हो, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी फिनिक्स वर्ल्ड में? मतलब मैं तुम्हें लेकर जाना चाहती हूँ अपने दुनिया में, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? आयु कहती है हाँ क्यों नहीं सिस्टर, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। गुजिंग देवता से कहती है कि भाई गुजिंग क्या मैं जाऊँ? जाने दो ना प्लीज प्लीज, मना मत करना। गुजिंग कहता है कि ठीक है। सीन कटता था, हमें दिखाया जाता है फेंगिन को। फेंगिन जो होती है ना, वो स्वर्ग के शस्त्रगाह में जाती है और हम देखते हैं जब फेंगिन शस्त्रगाह में जा रही होती है उसी वक्त गुजिंग होता है जो कि उसका पीछा कर रहा होता है, मतलब उसको छुपके से देख रहा होता है कि आखिर ये क्या करने वाली है। जो फेंगिन होती है ना, वो शस्त्रगाह में जाती है तो जितने भी शस्त्र होते हैं इसके ऊपर हमला करते हैं और ये सबको एक एक करके हटा देती है। मतलब वो तलवार, वो लौकी और वो तीर एरो और जो भी चल रहा होता है उन सभी को बड़े आराम से आसानी से वो कैद कर लेती है। गुजिंग बाहर खड़ा होता है तो उसका तलवार जो होता है उससे कहता है कि आखिर आप एक देवता हैं और आप छुपकर किसी का पीछा कर रहे हैं। गुजिंग अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि शायद ये इन ही है। वो अंदर जाता है इन के सामने, तो इन कहती है कि क्या आप छुपकर मेरा पीछा कर रहे हैं गुप्त रूप से? वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वो कहती है कि अच्छा उस बात के लिए ना कि मैंने वो जादू का इस्तेमाल किया और आपको लगता है कि मैं वो जनसंलग्न जानवर हूँ? वो कहता है कि हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, अगर ऐसी कोई सच्चाई है तो आप मुझे बता दीजिए। इन जो होती है उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम ज़्यादा मत बोलो, ऐसा वैसा, मतलब मेरा पीछा मत करो, जनसंलग्न जानवर को तुमने मार दिया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें उसे सुना देती है। यहीं पर वो फुचिंग तलवार को ढूंढ रही होती है तो फुचिंग तलवार आता है और कहता है कि वाह काफ़ी अच्छा किया तुमने। ये इन मतलब जो फेंगिन होती है उससे कहती है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया। फुचिंग तलवार कहता है कि गुजिंग को तुम डांट रही हो ना, मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो फेंगिन कहती है कि तुम्हें खुशी हुई ना, तो चलो तुम मेरा अब हमारा काम कर दो। तो वो कहता है कि हमारा काम? कभी नहीं, गुजिंग के लिए तो मैं कभी कोई काम नहीं करूंगा। उसने तो मेरे मालिक इनको मार डाला, मतलब उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी लेकिन इसने उसे मार दिया, तो मैं तो उसका कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ। फेंगिन कहती है लेकिन मैंने तुम्हें खुश किया ना, तुम मेरी बातों से खुश हुए हो, तो देखो काम तो तुम्हें मेरा करना है, तो क्या तुम मेरा काम नहीं करोगे? फुचिंग कहता है कि ऐसी बात है, नहीं नहीं मैं तुम्हारा काम नहीं करना चाहूँ, मैं क्यों करूँगा तुम्हारा काम, तुम मेरे मालिक थोड़ी ना हो, मेरी मालिक तो बस एक ही थी इन, वो मुझसे इतना प्यार करती थी वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें बोलता है। फेंगिन कहती है तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, और उसे मीठी गोलियाँ, मतलब वो शराब का बोतल देती है। शराब का बोतल पा कर ना फुचिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि वाह ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तुम्हारे वीटोंग द्वीप पे ऐसे ऐसे तोहफे दिए जाते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद से फेंगिन कहती है कि ठीक है अब तुम मेरी मदद करोगे? फुचिंग कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, ये लो अपना तोहफा रख लो। वो कहते हैं कि नहीं तुम मेरी मदद करो, तुम जो चाहो मैं करूँगी। तो फुचिंग कहता है कि ठीक है फिर एक काम करो, तुम अगर मुझे हरा देती हो ना तो मैं तुम्हें अपना मालिक मान लूँगा। तो फेंगिन कहती है कि पक्का? तो वो कहता है कि हाँ। जिसके बाद से वो तलवार जो होता है वो अपना तलवार का रूप धारण करता है फुचिंग और इनके ऊपर हमला करने लगता है। इन हर एक हमले का जवाब देती है और उसे पकड़ लेती है, टांग से पकड़ लेती है, कहती है बताओ कहाँ फेंकूँ, और छोड़ देती है। कहती है कि अब हार मानते हो? फुचिंग कहता है कि हाँ हम अब ठीक है मैं हार मानता हूँ और तुम जो चाहोगी मैं करूँगा। इन कहती है कि फुचिंग तब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरा काम करना है। वो कहती है कि ठीक है। वो कहता है कि ठीक है अब आप तो मेरे मालिक हो तो आप मुझे जो आदेश करोगे मैं वो करूँगा, और इन को प्रणाम करता है। जिसके बाद से इन उसे लेकर क्लाउड माउंटेन पे पहुंचती है और वहाँ पे जो निशान होता
है वो जो भी जादू वादू का निशान होता है उसे कहती है, मतलब उसे कहती है एब्जॉर्ब करने के लिए। जब वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है ना तो हम देखते हैं कि वो निशान जो होते हैं ना वो 5 कलर में होने लगते हैं, मतलब वो जो कलर होता है उसका 5 कलर हो जाता है। इन कहती है ये तो फिनिक्स बर्ड का निशान है, और ये निशान मतलब ये जो चीज़ है जिस जैसे इसके 5 कलर हैं ये तो सिर्फ फेंगमिंग के पास है। तो यहाँ पे गुजिंग जो होता है वो कहता है फेंगमिंग, तो फेंगमिंग के पास अगर है इसका मतलब वो जनसंगलन जानवर के पास मतलब यहाँ पे आ रहा है बार बार, तो वो अपने चोट को ठीक करने के लिए आ रहा होगा, क्योंकि मैंने उसके हाथ पे तलवार से निशान बनाया था, वो निशान उसके हाथ पे अभी भी होगा। इन कहती है, लेकिन गुजिंग कहता है कि लेकिन हम बिना मतलब किसी सबूत के ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, तो फ्यूचेंग को पीछा करने दो इस रोशनी का। जिसके बाद से हमें सीन कट करके दिखाया जाता है मतलब फेंगमिंग को। फेंगमिंग जो होता है वो फेनिक्स फर्ड के राजपाट में पहुंच रहा होता है, तभी वहाँ पे फुचेंग तलवार आता है, उसके ऊपर हमला करने लगता है। फेंगमिंग जो होता है ना वो अपने आप को बचाने का पूर्ण प्रयास करता है, लेकिन एट द रेट वो पकड़ा जाता है। मतलब यहाँ पे महारानी आ जाती हैं, इन आ जाती है और गुजिंग आ जाते हैं। ये तीनों लोग जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो फुचेंग से कहते हैं कि मतलब फेंगमिंग से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब तुमने ही वो किया था ना, तुमने काली शक्तियों का सहारा लिया। वो कहता है कि नहीं, दरअसल बात यह है ना महारानी की, पिछले वर्षों में जब हमारे और शैतानों के बीच में लड़ाई हो गई थी तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा था कि अपने लोगों का मतलब विश्वास जीतने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, इसलिए मैंने शैतानों से शैतानी शक्तियों का सहारा लिया और सीखा। गुजिंग कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ महारानी, मैं सच बोल रहा हूँ। और वैसे भी आप लोग क्या समझोगे, आप लोग तो पैदाइशी राजा हो और रानी पैदा हुए हो, देवता पैदा हुए हो, और हम लोग जैसे छोटे मोटे मामूली से लोग जिससे मेहनत करके बहुत ऊपर तक सीढ़ी पहुंचनी पड़ती है। तो यहाँ पे महारानी जो होती है वो कहती है कि देखो, ये सपना देखना गलत नहीं है कि तुम एक राजा बनना चाहते हो। अगर राजा बनना चाहते हो तो तुम कड़ी मेहनत करो, लेकिन सही रास्ते से करो। तुमने गलत रास्ता चुना, यही तुम्हारी गलती है। नहीं, यहाँ पे फेंगमिन जो होता है वो समझाने की कोशिश करता है। गुजिंग कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि उस वक्त मैंने तुम्हारे हाथ में तलवार से मारा था, और उसी तलवार के निशान को मिटाने के लिए तुम यहाँ पे जनसंगलन जानवर को ढूंढ रहे हो, और तुम जानते हो अच्छे से कि हमारे राजी माउंटेन से मतलब जनसंगलन जानवर को मैं ही रखता हूँ। तो यहाँ पे जो फेंगमिंग होता है उसकी सच्चाई खुल जाती है, उसका हाथ दिखाई दे देता है, और यहाँ पे फेंगमिंग माफ़ी मांगता है, लेकिन महारानी कहती है बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें माफ़ कर दिया गया तो हमारे वीटोंग द्वीप पे जो रूल्स और रेगुलेशंस है उन सब का क्या होगा, तो रूल्स का ध्यान तो रखना ही होगा। जिसके वजह से सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि गुजिंग जो होता है वो इनके साथ होता है, और गुजिंग इनसे बात कर रहा होता है कि फेंगमिंग को स्वर्ग के जेल में रख दिया गया है। लेकिन अब सबको जब पता चल जाएगा, मतलब धीरे धीरे ये बात फैलने में टाइम नहीं लगेगा कि जो आयु है वो जनसंगलन जानवर है, और फिर उससे लोग अपने चोट ठीक करवाने के लिए, अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हमें उसे बहुत संभाल के रखना होगा। तो इन जो होती है वो कहती है कि देखो, आयु जो है ना वो मुझसे बहुत जुड़ी हुई है, मतलब वो मुझसे जुड़ा हुआ महसूस करती है, वो मेरी छोटी बहन की तरह है। और वैसे भी उसे वुटोंग द्वीप पर यहाँ पे अच्छा लगने लगा है, तो मैं सारे मतलब वहाँ पे टिंडोरा पिटवा दूंगी कि वो मेरी गोद ली हुई बहन है, मैं उसे अपनी बहन बनाकर अपने साथ रखूंगी वुटोंग द्वीप पे, और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसकी पूरा रक्षा करूंगी। गुजिंग कहता है ये तो अच्छी बात है, और वैसे भी वो तुम्हारे साथ घुल मिल गई है, तुम अपने पास रखो, परिवार बनाकर तुम उसका वो करो तो सही है। लेकिन एक बार तो गुजिंग कहती है कि देखो, इन सब के लिए ना तुमसे पूछने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, हम दोनों के बीच में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गुजिंग कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इनको हम देखते हैं कि वो आती है, तो वहाँ पे आयु और गुजिंग का तलवार जो होता है वो दोनों लोग खेल रहे होते हैं। तो इन कहती है कि मेरे साथ चलो, आयु मैं तुम्हें ले चलती हूँ वुटोंग द्वीप पर, मैं तुम्हें घुमाती हूँ और अच्छे अच्छे फल खिलाती हूँ। तो वहाँ से आयु जो होती है वो जाने लगती है, और फुचेंग का तलवार जो होता है वो मतलब जो गुजिंग का तलवार होता है वो उसको कुछ खाने को मिठाई देता है, वो वहाँ से लेकर चली जाती है। और गुजिंग से कहता है उसका तलवार कि गुजिंग देवता, आपको ऐसा लगता है ना कि ये जो फिनिक्स वर्ड की महारानी है ये आपकी इन ही है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे शक तो है, लेकिन अभी मुझे यकीन करना है इस बात का, मतलब यकीन नहीं है कि हाँ वही है, लेकिन मुझे शक हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इन ही है। आगे की सीन में हम इन को देखते हैं, इन जो होती है ना अपना काम वाम कर रही होती है, और यहाँ पे देखती है आयु सोई है। तो इन जब उसे देखती है आयु को सोते हुए, तो उसके पास जाने वाली होती है। जैसे ही इन उठने वाली होती है, हम देखते हैं महारानी यहाँ पे आ जाती हैं और कहती हैं कि इन, मैंने सुना है मतलब मैंने सुना है कि तुम जो फेंगमिंग है उसके जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज है, जितने भी उसने काम कंप्लीट किया वो सारा तुम मंगवा रही हो, क्या तुम्हें उस पर शक है? तो वो कहती है नहीं मुझे शक नहीं है, मैं तो बस एक अपना काम संभालना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इन सारे काम को अच्छे से संभाल लो। तो महारानी जी कहती है कि तुमने सही समझा, मतलब तुम्हें ये सारा काम अच्छे से संभालना चाहिए, और वैसे भी तुम यहाँ की महारानी हो तो अब तुम इसे भी संभालो। और अपना अंगूठी निकाल कर इनको पहना देते हैं। इन कहती कि नहीं नहीं अभी नहीं। तो वो कहती कि बिल्कुल नहीं, अब समारोह का सही समय आ चुका है, वैसे भी तुमने हजारों वर्ष तक तपस्या किया, हजारों वर्ष तक तुम्हें कष्ट सहे हैं, सब कुछ तुम्हें मालूम ही है, और मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने काम को संभाल लो। तो ऐसे भी तुम हजारों वर्ष तक एक छोटा सा जनसंगलन जानवर बन के रही थी, और तुम छोटे मोटे लोगों का दर्द समझती हो, तुम अच्छे से संभाल सकती हो, वरना बड़े लोग अगर राजा वाजा बनेंगे तो वो लोग तो सबका नाश करके रख देंगे। कहती है कि ठीक है, जैसे ही अब क्या गया मैं इसे संभालने के लिए तैयार हूँ। और इन अंगीठी ले लेती है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका समारोह चल रहा होता है, सभी लोग बैठे होते हैं, ये अपना रेड ड्रेस में होती है, क्राउन राउंड पहने होती है और प्रणाम करती है, मतलब अपना जो महारानी का पद होता है उसे संभालती है। जैसे ही उठती है अपने माँ की तरफ देखती है, और जितने भी लोग यहाँ पे आए होते हैं
हैं इसे देखने के लिए। ये सभी लोग उसे प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं कि हम आपको अपने महारानी के रूप में मतलब वो करते हैं, क्या बोलते हैं, हम आपको अपने महारानी के रूप में मानते हैं। सभी लोग इन्हें प्रणाम करते हैं और सम्मान देते हैं, खुश होते हैं। जिसके बाद से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है बीबो को। बीबो जो होता है ना आग के गोलों के साथ खेल रहा होता है। यहीं पे 3 मुख वाला ड्रैगन होता है, कहता है कि बीबो बस मुझे ठीक हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और यहाँ पे गेम वेम का वो सजा बजा रहता है। और यहीं पे होता है जो मिंग होता है, मतलब शैतान राजा। और यहीं पे वो जिऊ यान का भाई भी होता है। अब जिऊ यान का भाई जो होता है वो कहता है कि देखो, मुझे नहीं लगता है मिंग कि तुम इन सब में सफल हो पाओगे, यहाँ से निकल पाओगे। मिंग कहता है कि बहुत जल्दी वो समय आएगा जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अगले सीन में हम मोर राजा को देखते हैं। मोर राजा जो होता है ना, वो बहुत सारे लोगों का आत्मिक शक्तियां सोख रहे होते हैं। एक आदमी उनसे कह रहा होता है कि आप हमारे राजा बनने के लायक नहीं है, आपने सब कुछ नाश कर दिया। तो वो कहता है कि तुम बहुत बोलते हो, लाओ पहले मैं तुम्हारा ही करता हूँ। और मोर राजा जो होते हैं उस आदमी की आत्मिक शक्तियां सोख लेते हैं और अचानक से नर्कलोक में पहुंच जाते हैं। जैसे ये नर्कलोक में प्रवेश करते हैं, यहाँ पे राजा मिंग आते हैं। और राजा मिंग को देखकर मोर वंश का राजा उन्हें प्रणाम करता है, कहता है कि मैं यहाँ तक पहुंच आया हूँ। राजा मिंग कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, तुम शैतान लोक तक तो पहुंच गया, मतलब हमारे नर्कलोक तक। अब जल्दी तुम इस रास्ते को खोल दो जिससे मैं भी यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। वो कहता है कि ठीक है, आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जैसे ये रास्ता ढूंढ लिया है, जल्दी सब कुछ ढूंढ लेंगे, कर लेंगे। राजा मिंग कहते हैं कि ठीक है, फिर ज्यादा देरी मत करना। और एक जादू करते हैं और जो मोर वंश का राजा होता है वो दूसरी दुनिया, मतलब अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है फिनिक्स वर्ल्ड में। फिनिक्स वर्ल्ड में जो होता है एक आदमी आते हैं और बताते हैं कि जिस व्यक्ति की मौत हुई थी, मतलब फेंगमिंग ने उस वक्त उसके ऊपर आरोप लगाया था कि वो व्यक्ति मर चुका है और वही मतलब बेकार है। तो मैंने उसके बारे में पता लगाया और मुझे पता लगा कि उसे शायद कुछ रिश्वत दी गई थी, क्योंकि जिस वक्त एरो की मतलब अदला बदली की गई थी उस वक्त उस आदमी के पास बहुत सारे धन प्राप्त किए गए थे। जिसके बाद से हमें फेंगमिंग को मतलब वो जो फिनिक्स वर्ल्ड की राजकुमारी होती है वो याद करती है कि कैसे फेंगमिंग ने उस आदमी को बताया था कि वो आदमी है जो उसने गलत कार्य किए हैं और वो वहां पे पकड़ा गया था। और ये सारी चीजें याद करती है कि दरवाजे के बाहर तो सिर्फ और सिर्फ फेंगमिंग था, वो आदमी तो वहां पे था नहीं। तो ये सारी चीजें याद करने के बाद वो कहती है कि मुझे जाकर फेंगमिंग से मिलना चाहिए। और सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में वो फेंगमिंग से मिलकर जा रही होती है। फेंगमिंग चिल्ला रहा होता है कि मुझे बाहर निकालो, मैंने कुछ भी नहीं किया। जब वो बाहर जाती है तो यहाँ पे आते हैं देवता गुजिंग। देवता गुजिंग कहते हैं कि आप यहाँ, बड़े आश्चर्य की बात है, मैं भी यहाँ पे पूछताछ करने के लिए ही आया था। वो कहती है कि हाँ, मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलती हूँ। तो गुजिंग देवता कहते हैं कि वैसे मुझे नहीं पता कि आप इन सब मामलों में इतना ज्यादा क्यों घुस रही हैं। मतलब देखा जाए तो आप फायर फिनिक्स वर्ल्ड की महारानी है, तो आपको इन सब छोटे मोटे मामलों की क्या लेना देना। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ ना अपने लिए कर रही हूँ, मतलब जो फेंगमिंग है वो हमारे फिनिक्स वर्ल्ड का है, इसीलिए कर रही हूँ। और वैसे भी उसका कहना ये है कि उस वक्त जब एरो चेंज हुआ था उस वक्त उसमें कोई भी हाथ नहीं था उसका, और मैं इन सब चीजों की उसके लिए जांच कर रही हूँ, तो मैं इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। गुजिंग कहता है कि लेकिन तो वो कहती है कि देखो भाई, जो जैसा तुम सोच रहे हो ना कि मैं इनकी वजह से करी हूँ, वो बेकार सी जनसंकलन जानवर जिसको तुमने मार दिया वो तुम्हारी छोटी बहन थी वगैरह वगैरह, मतलब इनको बहुत बुरा भला कह रही होती है। देवता गुजिंग कहते हैं कि देखिए, आपकी जो भी मतलब नाराजगी है ना वो मुझसे है, मेरे वजह से आपकी आत्मा का साथ बिखर गया था, मैंने वहाँ पे जो भी मैस फैलाया था आपकी दुनिया में, मतलब बूटोंग द्वीप पर, इसमें इनका कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज इनके बारे में बुरा भला मत बोलो। तो यहाँ पे जो इन होती है, मतलब फेंगिन होती है, वो कहती है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं गुजिंग देवता, कि जो लड़की आपसे प्यार करती थी उसे आपने अपने हाथों से मार दिया। उस वक्त जब आपका प्यार उसके ऊपर नहीं बरसा, तो आप इस वक्त अपना प्यार किसको दिखा रहे हैं? मुझे दिखाकर क्या ही कर लेंगे? उसे ताने वाने मार के वहां से निकल जाती है। इन जो होती है ना वो दारू वारू पी रही होती है, और जब वो पी रही होती है तो सोच रही होती है कि मैंने अपने आप का बलिदान दे दिया इस वजह से ताकि तीनों लोगों में शांति बनी रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी वो कुछ जादू वादू होता है और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। फुचंग तलवार आता है और कहता है कि तुम इन हो ना? तो वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। तो वो कहता है लेकिन तुमने मुझसे धोखा दिया, तुम यहाँ पे आई और तुमने एक बार भी नहीं बताया कि तुम इन हो, तुम मुझसे छिपाती रही, यहाँ तक कि सबसे छिपाती रही। वो कहती है कि हाँ मैं सच्चाई छिपाती रही, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, मैंने यहाँ पे जो मतलब बलिदान दिया था, मैं चाहती थी तीनों लोगों में शांति रहे, लेकिन वो शांति हुई नहीं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ ठीक करूँ, सब कुछ दोबारा से ठीक करूँ, इनकी सच्चाई सबके सामने लाऊं। ये सारी बातें फुचेंग से कर रही होती है। फुचेंग कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें मेरे मालिक हो, वरना तुम्हें पता है जब से तुम मेरी मालिक बनी हो, मतलब फेंगिन मेरी मालिक बनी, फिनिक्स वर्ल्ड की महारानी, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था, बुरा लग रहा था कि इन मेरी मालिक थी और फिर मैंने उसे अपना मालिक बना दिया। इन कहती है कि खैर कोई बात नहीं, हम लोग तो अच्छे दोस्त है ना। वो कहते हैं कि हाँ हम लोग तो हमेशा से अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे फुचेंग तलवार जो है उसके लिए बहुत ज्यादा रो रहा होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं राजकुमारी हुआशु जो होती है अपने नौकरानी से बात कर रही होती है, उनकी नौकरानी बता रही होती है कि फिनिक्स वर्ल्ड की छोटी महारानी जो है वो मतलब सम्राट बन चुकी है। तो वो यहाँ पे राजकुमारी हुआशु कहती है लेकिन फिर भी कुछ भी हो, वो मुझसे बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि मैं इतनी ज्यादा टैलेंटेड हूँ वगैरह वगैरह, और मैं अभी भी महारानी हूँ यहाँ की स्वर्गलोक की। वो कहती है कि हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन वो छोटी लड़कियों को कैसे महारानी बनाया जा सकता है? वो छोटी लड़की जो कि हजारों वर्षों तक सोती रही है। जिसके बाद से वो कहती है राजकुमारी हुआशु की चलो अभी हमारे मतलब टाइम हो चुका है, कुछ लोग जो है आए हैं सभा में बात करने के लिए। वहाँ पे सभा में बात करने के लिए जाती है तो वहाँ पे गुजिंग के बर्थडे के बारे में बात हो रही होती है कि सारी तैयारी अच्छे से की जाए। और वैसे
वैसे भी हम जानते हैं कि राजा लैंगफेंग का आप लोग बहुत ही ज्यादा इज्जत और सम्मान करते हैं, इसी वजह से अभी तक यहाँ पे कोई समारोह वगैरह हुआ नहीं, लेकिन हम चाहते हैं देवता गुजिंग का जो बर्थडे है ना वो बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से मनाया जाए। और वैसे भी जब ये समारोह होगा तो सब मतलब तीनों लोगों में शांति छाने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वगैरह वगैरह बातें बातें हो रही होती है, जिसकी वजह से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है फायर फिनिक्स वर्ड का, मतलब ये फिनिक्स वर्ड में जो होता है ना, जो राजकुमारी होती है फेंगयन, उनके लिए भी निमंत्रण पत्र आया होता है। निमंत्रण पत्र पढ़ के इन जो होती है वो कहती है कि अच्छा तो ये लोग गुजिंग का बर्थडे बनाने वाले हैं, मतलब देवता गुजिंग का बर्थडे मनाने वाले हैं, और ये बर्थडे मनाने वाली है हुआसु। तो उनका जो नौकर वोकर होता है वो कहता है कि हाँ हुआसु महारानी जो है वो उनका बर्थडे मनाने वाली है। वैसे भी गुजिंग देवता का 1200वां बर्थडे है इस बार, तो इस बार बर्थडे बहुत अच्छे से मनाई जा रही है और इसका निमंत्रण पत्र सबको गया है। इन कहती है कि खैर वहां पे जाने के बारे में सोचूंगी, तो अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो अभी मुझे अंडरवर्ल्ड जाना है, एक काम करो अभी इस मामले को थोड़ा सा संभाल लो, और वहां से निकल जाती है। जब वो अंडरवर्ल्ड की बात करती है ना तो हम देखते हैं कि जो यू होती है ना, आयु होती है, वो यहाँ पे खड़े होकर उसकी बातें सुन लेती है और कहती है क्या दीदी अंडरवर्ल्ड जा रही है, और सीन कट होता है। इसके बाद से हमें दिखाया जाता है गुजिंग को। गुजिंग जो होता है अपने तलवार से बात कर रहा होता है, उसका तलवार कहता है कि क्या आपको सचमुच में लगता है कि इन मतलब जो वो आइन है वही इन है, मतलब वो जनसंलग्न जानवर ही है फिनिक्स वर्ड की महारानी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो दोनों बिल्कुल अलग है, चेहरे वेहरे सब कुछ अलग है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे ऐसा एहसास है कि वही इन है। जिसके वजह से ये लोग अभी बातें बातें कर रहे होते तभी इसके पास एक लेटर आता है आयु का कि जो इन है वो अंडरवर्ल्ड में गई है। सीन कट होता है अंडरवर्ल्ड का दिखाया जाता है, यहाँ पे इन जो होती है अंडरवर्ल्ड में जा रही होती है और अपने पुराने समय को याद कर रही होती है कि कैसे ये 4 लोग अंडरवर्ल्ड में आए थे, कैसे मस्ती कर रहे थे, क्या क्या हुआ था, वो सारी चीजें याद करते हुए वो अंदर जाती है। अंदर वो उसी टावर के पास जाती है और टावर के पास जाने के बाद कहती है कि क्या मैं यहाँ पे जुलियन से मिल सकती हूँ। तो वहाँ पे जो आदमी होता है कि कहता है कि माफ कीजिएगा मोहतरमा, आप अभी अपरिचित लग रही थी, आपको यहाँ पे क्या काम है। तो वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ यहाँ के रूल रेगुलेशन, और उसे कुछ जादुई मोतियां देती है। कहती है कि ये जादुई मोतियां क्या ये काफी है जुलियन से मिलने के लिए, उसके साथ एक चाय पीने के लिए। जिसके वजह से वो आदमी जो होता है वो खुश हो जाता है और दूर से हम देखते हैं जियुयान जो होता है वो देख रहा होता है। थ्री लाइव स्टोन भी वहीं पे होती है। थ्री लाइव स्टोन कहती है कि ये जो लड़की है ये अपरिचित तो लग रही है, लेकिन पता है इसके आत्मिक का सार जो है ना वो बहुत ज्यादा परिचित लग रहा है। तो जियुयान उसके तरफ देखकर मुस्कुराता है, फिर इनके पास जाता है और कहता है कि हेलो मोहतरमा, आप मुझे पता है कि आप फिनिक्स वर्ड की महारानी है और आप यहाँ पे आए, ये हमारा सौभाग्य है, वगैरह वगैरह। तो जो फिनिक्स वर्ड की महारानी कहती है कि वैसे हम अपरिचित कैसे हैं, क्या तुम भूल गए कि हजारों साल पहले तुमने ही तो मेरे आत्मा के आखिरी सार को संभाल के रखा था, हजारों साल से अपने द्वीप वुटोंग द्वीप पे संभाल के रखा था, और ये अच्छा समय है ना कि मैं आपके से मिल रही हूँ और आपके साथ एक चाय पीना, मतलब यहाँ पे जो अंडरवर्ल्ड के राजा हैं उनके साथ एक चाय पीना। ये सीन जो होता है यहीं पे खत्म होता है और ये एपिसोड भी यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय बाय।